हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। और नए वर्ष के उपलक्ष्य में जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी जो महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी है, ईएसबी के माध्यम से ये परीक्षा संचालित की जाएगी। उस वैकेंसी का अनाउंस कर दिया है और वो जो रूल बुक है वो रूल बुक अपलोड हो चुकी है। तो आज इसी रूल बुक के हम बारे में चर्चा करेंगे और जो रूल बुक है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको जो काम की चीज़ें हैं आपकी वो पूरा डिटेल में बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बात की जाए कि ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 9 जनवरी से भरे जाएंगे और इसकी लास्ट जो डेट है वो क्या है, वो है 23 जनवरी। यानी 9 जनवरी से 23 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। संशोधन करना है तो 9 तारीख से ही संशोधन है और ये चलेगा 28 जनवरी तक। यानी संशोधन आपका 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं यदि आपको कुछ उसमें संशोधन करना है तो। इसके अलावा कुछ और मोटी मोटी चीज़ें जो बहुत सामान्य सी रहती हैं, जो एग्जामिनेशन फी है, परीक्षा शुल्क है, वो यूआर के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। इसके अलावा जो एससी, एसटी, ओबीसी, साथ ही ईडब्ल्यूएस, निःशक्तजन जो केवल एमपी के हैं उनके लिए कितना है, 250 रुपये है। और जो बैकलॉग में भर्ती हो रही है, सीधी भर्ती, इसके लिए कोई भी शुल्क अप्लाई नहीं है। यानी बैकलॉग की जो भर्ती हो रही है वो पूर्ण रूप से कैसी है, वो निःशुल्क भर्ती है। चलिए, ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं जो सभी परीक्षाओं में होती हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि पोर्टल शुल्क होता है, वो आपको देना पड़ता है। यहाँ पर आप फॉर्म स्वयं भर सकते हैं ऑनलाइन और किसी भी आप एमपी ऑनलाइन सेंटर से भर सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एमपी ऑनलाइन सेंटर से ही फॉर्म डालिए और सामने बैठ करके फॉर्म भरवाइए। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये सभी परीक्षाओं के लिए हो चुका है। इसके अलावा मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको लाना पड़ जाएगा। वहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है और उसमें जो मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र है उसका बेस क्या रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको सेंटर पर ये सब सारी चीज़ें ले जानी है। यदि आप ये नहीं ले गए तो आपको एंट्री अंदर नहीं मिलेगी। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मूल फोटो एक पहचान पत्र है, यदि आप ये नहीं ले गए तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, उसकी आप छाया प्रति साथ में अवश्य ले जाएं। वो आधार नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी आपको अपने साथ में रख करके वहां पर ले जानी है। चलिए, नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पर रूल बुक प्रारंभ होती है और रूल बुक में सबसे पहले विभागीय नियम है। तो विभागीय नियम बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, सबसे पहली बात की जाए तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, अर्हकारी अंक यानी कि आप कितने में पास माने जाएंगे। तो देखिए, पास होना एक अलग बात होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम अंक जो प्राप्त कर लेगा उसका नाम आ जाएगा उसमें। तो अनारक्षित वर्ग यानी जो यूआर के कैंडिडेट हैं उनको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए हैं। इसके अलावा तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए यहाँ पर 40% मिनिमम लाना आवश्यक है। देखिए, ये मिनिमम है, इससे कुछ होता नहीं है। ये आपका चयन नहीं होगा, इससे चयन के लिए तो मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो चयन किया जाता है, चयन मेरिट लिस्ट से किया जाता है। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये हो जाता है कि यू आर
में 50% से यदि आपके कम नंबर आए और इस कैटेगरी में 40% से कम नंबर आए तो आपके पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा के लिए क्या है, 200 अंक, एक प्रश्न के लिए 1 अंक है, तो 200 अंकों का पेपर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आपके सामने कुल कितने प्रश्न आएंगे, 200 प्रश्न आएंगे। समय कितना रहेगा, 3 घंटे का समय रहने वाला है वहां पर। देखिए ये जो परीक्षा है ये 2 कैटेगरी में हो रही है। एक तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ऑलरेडी महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं उनके लिए हो रही है, तो उसको बोला जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित सीधी भर्ती परीक्षा। और दूसरी खुली सीधी भर्ती परीक्षा, यानी इसमें वो सभी लोग जो आंगनवाड़ी में कार्यरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो सब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 2 कैटेगरी में ये परीक्षा हो रही है। तो ओवरऑल 200 प्रश्न आपको करना है और आपके पास समय है 3 घंटे का ऑनलाइन। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि पात्रता की शर्तें करें क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो की जाए कि वो लोग जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से महिला पर्यवेक्षक उनको बनना है, उसके लिए परीक्षा। अब क्या क्वालिफिकेशन है, ये देखिए लिखा हुआ है 10+2 उत्तीर्ण की हो, यानी इनको 12th पास होना आवश्यक है मिनिमम। उसके आगे ग्रेजुएशन है वो एक अलग बात है, मिनिमम 12th पास होना आवश्यक है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, यानी 2 यहाँ पे फिल्टर लगे हैं, 12th पास प्लस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, वही उम्मीदवार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है, यानी जो लास्ट डेट है 23 तारीख, उसके पहले पहले 5 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए अनुभव के। और अनुभव की गणना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक ही की जाएगी, यानी जब वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनी थी, उसने जब वहां पर ज्वाइन किया था तो उसका उपस्थिति किस दिनांक से प्रारंभ हुई थी, और आवेदन पत्र की जो लास्ट डेट है, आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 23 जनवरी, उसके पहले पहले 5 वर्ष हो जाने चाहिए। कुल मिलाकर के लास्ट डेट के पहले 5 वर्ष हो जाने चाहिए। अब ये जो 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष का अनुभव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है। इसके अलावा आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये पात्र नहीं माने जाएंगे इसके लिए। और केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही पात्र मानी जाएगी, यानी वो जो 5 वर्ष का जो अनुभव है वो आपको मध्य प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है केवल उसके लिए ही है, वही इस परीक्षा में बैठ पाएगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उसने वहां 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो वो यहाँ पर इसके लिए पात्र नहीं है। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो सीधी भर्ती परीक्षा हो रही है, जिसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही बैठेंगे, आप स्पष्ट इसको समझ जाइए कि ये जो पहला पार्ट है इसका, ये केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। और वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, कब तक, आवेदन की अंतिम तिथि यानी 23 जनवरी तक पूरी कर ली है, केवल वही लोग पात्र हैं इसमें। तो पहला तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी है खुली सीधी भर्ती, यानी इसमें सभी महिलाएं पात्र हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन की आपको उपाधि चाहिए, क्योंकि वहां पर 12th था, क्योंकि वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट
उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने ग्रेजुएशन क्या किया है, एनी ग्रेजुएट। इसी के साथ साथ क्या बता रहा है इन्होंने कि खुली सीधी भर्ती हेतु महिला बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्यरत कौन संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक कार्यवर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी इस समय के लिए हम बात करें तो जो महिला बाल विकास विभाग है उसमें संविदा पर्यवेक्षक कार्य कर रहे हैं। संविदा महिला पर्यवेक्षक यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये लोग कार्य कर रहे हैं, काफी लंबे समय से कर रहे हैं। तो इनको हर 1 साल के अनुभव के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे? 4 अंक दिए जाएंगे। ये जितने साल पूरा कर लें, जैसे 1 साल के लिए 4, किसी ने 3 कर लिए तो 12 अंक, 5 वर्ष और उससे ज्यादा उसके लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को 10 साल हो गए तो उसे 40 अंक मिलेंगे, नहीं है, अधिकतम 20 अंक, यानी 5 साल या 5 साल के ऊपर 20 अंक से ज्यादा नहीं प्रदान किए जाएंगे। 20 अंक बहुत होते हैं, ठीक। लेकिन किसको मिलेंगे? संविदा पर्यवेक्षक, ठीक। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। आपको डिफरेंस करना है। जो पहले मैंने आपको बताया वो केवल और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ही है। यहाँ जो खुली भर्ती हो रही है इसमें जो बेनिफिट दिया है ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बेनिफिट नहीं दिया है। किसको दिया है? संविदा पर्यवेक्षक के पद पर जो महिलाएं पर्यवेक्षक हैं लेकिन संविदा के स्तर पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, उनको लाभ हर एक वर्ष में 4 अंक का दिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर और क्या लिखा है? आयु सीमा। तो देखिए आयु सीमा का बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आयु सीमा 18 वर्ष से प्रारंभ की जा रही है, क्योंकि तो वहाँ वो जो 12th पास आउट मांग रहे हैं 18 वर्ष से प्रारंभ की जा रही है। और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। लेकिन साथ ही साथ क्या है, अब 40 में बेनिफिट मिलता है हमको, ठीक। जो बेनिफिट मिलेगा केवल मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए मिलेगा। 5-5 साल का बेनिफिट SC, ST, OBC। इसके अलावा आपका जो जितने भी सरकारी विभाग हैं वो विभाग, चाहे कोई सरकारी विभाग है, कोई निगम है जैसे नगर निगम, नगर पालिका, कोई मंडल है, आयोग है, कोई स्वायत्त शासी विभाग है या होमगार्ड, कोई भी सरकार द्वारा संचालित या सरकारी, या ये जो लिखा हुआ है ये सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इन सबको क्या मिल जाएगा? 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो अधिकतम आयु सीमा कितनी हो जाएगी? यह हो जाएगी 45 वर्ष। किसी भी एग्जाम में अधिकतम 45 वर्ष की आयु की जाती है, ठीक है। तो आयु सीमा में छूट के साथ कितनी है एज? 45 वर्ष। और 1 जनवरी 2024 की स्थिति में ये आयु की गणना की जाएगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो है एज वो कितनी है? एज 18 से 40 और मैक्सिमम 5 वर्ष का इसमें रिलैक्सेशन है। देखिए ये जो लाइन है सेंटेंस, इसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग, प्रवर्ग से मतलब क्या हो गया कि वो कोई भी कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी, इस परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। यानी आप सारे लाभ जोड़ दीजिए तो मैक्सिमम लाभ 5 साल का ही मिलने वाला है, 45 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ क्या है, जो खुली भर्ती है उसमें संविदा महिला पर्यवेक्षक को बहुत बड़ा बेनिफिट अलग से दे दिया गया है। देखिए लिखा हुआ है, मंत्रिमंडल निर्णय दिनांक 18/2/2014 के संदर्भ में महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदात्मक पर्यवेक्षकों के लिए इन पदों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
यानी जो खुली भर्ती है दूसरी वाली, पहली वाली तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की थी, उसको हम छोड़ दीजिए, भूल जाइए। जो दूसरी खुली भर्ती है जिसमें सभी लोग पात्र हैं, उसमें जो सामान्य महिला है, कोई भी महिला, उसके लिए 45 वर्ष है। लेकिन जो मैंने भी आपको बताया, संविदा पर्यवेक्षक के पद पर जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। तो चाहे वो 45 वर्ष की हैं, चाहे वो 50 वर्ष की या 52 वर्ष, कुछ भी हो सकता है, एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट किसके लिए नहीं है? जो संविदा के रूप में महिला पर्यवेक्षक कार्य कर रही हैं पहले से, उनके लिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, संविदा पर्यवेक्षक केवल उनके लिए खुली भर्ती में एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कहना चाहिए बेनिफिट मिला है इन लोगों को। मैंने भी आपको बताया कि आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप लोग देख लीजिए आपका पंजीयन जीवित है या नहीं है, या नहीं कराया है तो ऑनलाइन हो जाएगा, उसको करवा लीजिए, अभी तुरंत करवा लीजिए। और ये जो पंजीयन है, इसकी अनिवार्यता जो महिला बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ जो संविदा के पद पर महिला पर्यवेक्षक हैं, उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत जो लोग हैं उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको पंजीयन करना पड़ जाएगा, तो जिनका नहीं है वो करवा लें, जिनका एक्सपायर हो गया है वो एक बार उसको देख लें। चलिए आगे देखें, आगे क्या है। यहाँ पर है मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी करना। तो देखिए ये जैसा होता है वैसा ही होगा, लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में वेटिंग और मेरिट दोनों दी रहती हैं। यदि आपका नाम मेरिट में है तो ही आप चयनित हैं, अकेला वेटिंग लिखा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो वो एक कंबाइंड निकलता है। एक नियम और आप सुन लीजिए, लिखित परीक्षा में भी अंक समान होने पर आयु के आधार पर आपसी सहवरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। यानी यदि 10 लोगों के अंक एक समान हैं और वो सबसे नीचे कट ऑफ पर आ गए, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा आयु का होगा उसको उठा लिया जाएगा और उतने लोगों को लिया जाएगा जितने पद की आवश्यकता है, और उसके नीचे के पद को नहीं लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि यह आवश्यक नहीं है कि अंतिम कट ऑफ मार्क पर समान अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को चयन सूची में लाया जाए। यानी सपोज लास्ट कट ऑफ में 20 लोग हैं और 20 में 20 लोगों के एक जैसे नंबर हैं, लेकिन जरूरत केवल 5 लोगों की ही है, 5 लोगों के बाद जगह खाली नहीं है, तो शुरू के वो जो 5 लोग लिए जाएंगे वो एज के हिसाब से ले लिए जाएंगे। यानी जिसकी एज ज़्यादा है उसके हिसाब से ले लिए जाएंगे। ये उन्होंने पहले से ही आपको बता दिया है। तो यहाँ जिनकी एज कम है वो थोड़ा सा उनको एक नुकसान हो रहा है यहाँ पर। चलिए अब बात की जाए वेटिंग लिस्ट। हाँ, ये बात आ रही है वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट केवल कितनी की बनती है? वेटिंग लिस्ट बनती है केवल 15% की। यानी यदि 100 पोस्ट हैं तो 15 वेटिंग लिस्ट के लिए रहेंगे, और वो जो वेटिंग लिस्ट होती है वो 1 वर्ष, ठीक है ना, 1 वर्ष तक चलती है और 1 वर्ष के बाद फिर क्या हो जाती है? लैप्स हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात की जाए। बाकी एज रिलैक्सेशंस बहुत सारे दिए हुए हैं, तो एज रिलैक्सेशंस हमको बहुत ज़्यादा काम के नहीं है यहाँ पर। जो आपके काम का था मैंने बता दिया। अब हम बात करें किसकी? आरक्षण की। तो यहाँ पे आरक्षण एज इट इज, एसटी में 20 है, एससी में 16 है, ओबीसी में 27 है और आर्थिक रूप से कमजोर 10। लेकिन आपको ये जानकारी होगी कि ये जो आरक्षण है इसमें 87-13 वो जो फार्मूला है वो लगेगा इसमें। तो वो जब 87-13 सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद ही फिर क्या होगा, बाकी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो अभी आरक्षण की स्थिति इसमें
यही रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, जो खुली भर्ती की परीक्षा है, ठीक, खुली भर्ती की परीक्षा में जो 90% पद हैं वो महिलाओं के लिए हैं और 10% पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। यानी ये वो वाली परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ जो, देखिए, दो परीक्षा मैंने आपको बताई। पहली तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए हो गई, हटा दें हम उसको। दूसरी जो ओपन एग्जाम है उसमें 90% ये महिलाओं के लिए है और 10% आरक्षण किसके लिए है? ये मेल कैटेगरी के लिए। तो पहली बार पुरुषों को आरक्षण मिल रहा है। 10% खुली भर्ती के लिए पुरुषों के पद यहाँ पे आरक्षित किए जा रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका क्या, आरक्षण। नेक्स्ट बात की जाए तो नियम बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। चलिए, वेतनमान की यदि हम बात करें तो जो आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी में वही फार्मूला है 70-80-90। यानी पहले वर्ष 70% कुल वेतन का, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90%। फिर जब आपका प्रोविजनरी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर क्या होगा, आप पात्र होंगे कि आपको 100% वेतन मिल जाए। अब बात करें किसकी, रिक्त पदों का विवरण, यानी टोटल वैकेंसी कितनी है। चलिए, सबसे पहली बात तो की जाए क्या, पहला कोड, यानी ये किसके लिए है, ये बैकलॉग वाला पद है। यहाँ पे बैकलॉग की भी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये जो भर्ती होगी ये केवल बैकलॉग के लिए है, साथ ही साथ केवल और केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है, लेकिन उसमें कौन, जो बैकलॉग में आते हैं। तो बैकलॉग में देखिए यहाँ पे एसटी के 5 पद हैं, ठीक है, ओबीसी के 2 पद हैं और इसके अलावा एससी के 3 पद हैं। टोटल हो गए 10 और 10 में से 2 दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। ये बैकलॉग किसके लिए है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए। 10 पद हैं, ये केवल महिलाओं के लिए है। 10 पद हैं, 10 में से 2 किसके लिए हैं, दिव्यांग जन के लिए आरक्षित हैं। चलिए, अब बैकलॉग नंबर 2 जो किसका है, खुली भर्ती, यानी इसमें सभी महिलाएं, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ महिलाएं हो। तो ये ओपन है, तो जो लोग बैकलॉग में आ रहे हैं वो भर सकते हैं इसको। इसमें क्या है, एससी के लिए 1 पद है और जो महिला संविदा पर्यवेक्षक काम कर रही हैं उनके 2 पद हैं। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 पद और यहाँ पे भी जो संविदा वाले हैं उनके लिए 2 पद। ओबीसी के लिए 1 और यहाँ पर भी 1। तो यहाँ 4 पद, यहाँ 5 पद, टोटल पद 9 है और 9 में से टोटल जो 2 पद है वो दिव्यांगजन के लिए आरक्षित रहेंगे। ये ओपन है, ओपन में बैकलॉग शुद्ध ओपन 4 ही है, क्योंकि 5 लोग कौन लोग हैं, वो संविदा वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। हाँ, अब ये होगा जो मैंने भी आपको बताया, ये क्या था, ये था बैकलॉग का। ठीक है, अब हम बात करें खुली भर्ती, सॉरी सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती में पहली कैटेगरी क्या आ जाती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती। सीमित इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही सीमित है, इसलिए सीमित लिखा हुआ है। दूसरी कैटेगरी में क्या लिखा है, खुली, उसमें सब खुदी। चलिए, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर यूआर के 87 है, ईडब्ल्यूएस के 32 हैं, एससी में 51 है, एसटी में 64 हैं, ओबीसी में 87 है। टोटल को मिला के कितने हो गए, 321 हो गए हैं। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, 12th पास आउट प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 5 साल के नीचे है तो क्वालिफाई, इस पद को भरने के लिए क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितनी है, 321 किन के लिए, ये
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए हैं डिपार्टमेंट में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो 87 और 13 का क्लासिफिकेशन है कि ये जो पद थे 321 में मेन लिस्ट में 279 है और वो जो प्राविधिक लिस्ट रहेगी उसमें 42 है। ठीक, चलिए अब बात करें हम किसकी, ये ओपन की बात करें हम, खुली भर्ती। ठीक, खुली भर्ती में सिर्फ महिलाओं के लिए कितने पद हैं? यूआर में 31, ईडब्ल्यूएस में 11, एससी में 18, एसटी में 23, ओबीसी में 30, टोटल कितने हो गए? 113 इधर हो गए। ये शुद्ध ओपन है, प्योर ओपन। ये क्या हो गया? प्योर ओपन। ठीक, प्योर ओपन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर वो जो संविदा पर महिला पर्यवेक्षक कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके पद भी हैं। यूआर में 39, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में 23, एसटी में 29, ओबीसी में 39, यानी 145 ज्यादा पद हैं यहाँ पर। तो ये केवल वो महिलाएं भर सकती हैं जो संविदा महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्य कर रही हैं। उसमें यहाँ न्यूनतम 5 वर्ष का बंधन नहीं है। यहाँ ये बोल दिया गया था कि हर एक साल के लिए 4 अंक मिलेंगे और 5 साल या 5 से ज्यादा के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ओपन। यहाँ पर देखिए दिव्यांगजनों के लिए 24 पद आरक्षित हैं। इसके अलावा ये जो था ये 87-13 यानी वो जो टोटल वैकेंसी थी उसमें 251 87% यानी कि मेन लिस्ट और 37 पद ये 13 प्रावधिक। अब हम बात करें ये पहली बार जो पुरुषों के लिए आरक्षित पद आए हैं उनकी, ये केवल पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। और यहाँ पर अनारक्षित यूआर की बात करें, शुद्ध यूआर 3, एक्स सर्विसमैन में 1 और जो संविदा वाले हैं वो हैं 5, टोटल हो गए 9। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 1, संविदा वाले 2, एससी में इधर 1, संविदा कर्मी में 3 और एक्स सर्विसमैन में 1। यहाँ पर एसटी में 2, एक्स सर्विसमैन में 1 और संविदा कर्मी में 3, ओबीसी में 3, यहाँ पर 1, यहाँ पे 5, टोटल 32। 32 में से 2 लोग क्या है, ये दिव्यांग जनों के लिए है। शुद्ध ओपन क्या है? प्योर ओपन, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, प्योर ओपन। वो कितने पद हो गए? वो हो गए 10 पद। तो कुल मिला के इन्हीं 10 पदों के लिए फाइट करना है। आरक्षण तो मिल गया है, लेकिन आरक्षण क्यों दिया जा रहा है वो आप सुन लें। पुरुष पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी, दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। ये आपको बता दिया गया है कि आपको उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जो नेचुरल ब्यूटी वाले क्षेत्र हैं, प्राकृतिक सुंदरता वाले क्षेत्र हैं, पुरुषों को वहीं भेजा जाएगा। कौन कौन से हैं? पहाड़ी, दुर्गम, वनाच्छादित क्षेत्र, यहाँ पुरुषों की पोस्टिंग होगी। तो नेचुरल ब्यूटी का आनंद लेना चाहते हैं तो भर दीजिए। ये पुरुषों का जो मैंने आपको बताया 87-13 का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र किए जाएंगे, ये आपको जानकारी है, छोटी छोटी सी चीजें हैं ये तो। चलिए और देखें इसमें क्या है, ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। हाँ, बात की जाएगी क्योंकि 200 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है और माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस मार्किंग कोई नंबर कटेंगे, तो कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला है, समझ जाए यदि आप तो मुझे भी समझा देना नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। और इसमें क्या दिया गया है, तो दस्तावेज जो आप
फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या दस्तावेज हैं वैसे आपको पता होगा, ठीक है। तो कलर फोटो चाहिए पड़ेगा, डेट वेट लिखी होगी, उस पर साइन वगैरह करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची है उसको स्कैन करके लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो SC ST OBC के स्टूडेंट हैं, EWS के जो अभ्यर्थी हैं, उनको प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। दिव्यांग जन के जो लोग हैं उनको भी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो संविदा कर्मी हैं उनको भी प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ जाएगा। ये सब स्कैन करके डाले जाएंगे। ये तो जब आप भरेंगे फॉर्म तो आपको अपने आप जो आपका फॉर्म भरेगा वो आपको बता देगा। मैं आपको बार बार सलाह देता हूँ कि आप यदि कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हैं तो MP ऑनलाइन से ही फॉर्म भरवाइए। आपको अनावश्यक रूप से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। तो आवेदन पत्र, परीक्षा शहर, आपके जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स देखिए 13 सेंटर हैं टोटल, इसलिए जैसे ही फॉर्म आए आप भर देना, क्योंकि आप लेट हो जाएंगे तो आपको फिर दूसरा शहर मिलता है। सपोज इंदौर के जो लोग हैं उनको इंदौर सेंटर शुरुआत में तो मिल जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा लेट भरेंगे तो आपको इधर उधर फेंका जा सकता है। तो आप जल्दी भर दें। हम बात करें पाठ्यक्रम की, पाठ्यक्रम कुछ नया नहीं है, जो है वैसा ही है, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है, पोषण का। पोषण में संतुलित आहार वगैरह, इसको लेकर के हम थोड़ा अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो पहला खंड है उसका अंक इसमें कितने हैं। अंक इसमें हैं 55। इसका मतलब क्या है कि इससे 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पोषण हो गया, जीवन की विविध अवस्थाओं में पोषण का महत्व, जैसे किशोरावस्था, गर्भावस्था, ये सब सारी चीजें। गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण जो किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 55, ठीक है। इससे 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो सेक्शन आएगा, दूसरे सेक्शन में क्या है, आपको सामान्य ज्ञान और विभागों की योजनाएं, जैसे महिला बाल विकास विभाग की योजना है। इसके अलावा नियम और अधिकार, जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार वगैरह, महिलाओं के कानूनी अधिकार। शारीरिक संरचना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत मैथ्स, ठीक है ना। मैथ्स के 10 प्रश्न आएंगे यहाँ पर आपको। सामान्य तर्क शक्ति, इसके 10 प्रश्न आ जाएंगे। ये भी कितने का हो गया, 55 का हो गया। यहाँ थोड़ा सा जिनके मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के 20 प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरे खंड में 45 प्रश्न और संचार और कौशल से संबंधित है, प्रबंधकीय गुण जो लिखा हुआ है। इसके अलावा विकास की अवधारणा है, नेतृत्व विकास है, संप्रेषण, सामुदायिक संगठन। टोटल कितने हैं, ये 45 प्रश्न आएंगे इसके। चौथा खंड क्या है, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और बाल विकास का परिचय है, शाला पूर्व शिक्षा परिचय है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल एवं संरक्षण। इसके 45 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो देखिए, जो दोनों परीक्षाएं हो रही हैं, महिला पर्यवेक्षक की आंगनवाड़ी से सीमित भर्ती, और दूसरी क्या है, स्नातक स्तर पर खुली भर्ती। पाठ्यक्रम एक ही है, दोनों का पाठ्यक्रम क्या है, एक ही है पाठ्यक्रम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो पाठ्यक्रम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस पर हम बाद में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा था, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आपको जो सामान्य चीजें हैं, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसका सिलेबस आपको देखते हुए चलना है, ठीक। तो ये था एक पूरा जो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। बहुत सावधानी से आपको ये सब फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ और कन्फ्यूज़न है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके उसमें प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं जो प्रॉब्लम रहेगी उसका सॉल्यूशन उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो इतनी सारी वैकेंसी आपके पास आ चुकी हैं, जल्दी से तैयारी आप प्रारंभ कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। और इसमें शायद वो मैं स्किप कर गया,
और 28 फरवरी से परीक्षा प्रारंभ होगी। ये शायद मैं स्किप कर गया। 28 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ ऑनलाइन हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका जैसा जैसा रूटीन आता जाएगा, जैसे जैसे आपका अरेंजमेंट आता जाएगा, उस हिसाब से आपका नंबर आता जाएगा। 28 फरवरी से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, तो सिलेबस काफ़ी है। उस सिलेबस को रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे क्या पढ़ना है इसको लेकर के डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो जल्दी से तैयारी अपनी प्रारंभ करें। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट।